घटिया घटनाएं अधिकांशतः काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये कहानी काल्पनिक नहीं है। इंडोनेशिया में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गांव के खेतों के पास का जंगल, जहां जाने के लिए गांव वालों को मना किया गया है। ये सच्ची घटना एतों की बेहतरीन कहानी है। HD स्टोरी प्रस्तुत करती है हॉरर मास्टरपीस फिल्म। इसमें कैप्टन दिदेश और 2 लड़ी ढकियों नूर व विद्या की कहानी होती है। यह फिल्म उन पर केंद्रित है जब वे अपने अतीत की भयावह घटनाओं को रिकॉर्ड कर रही थीं। साल 2000 के दौरान एक सघन जंगल के भीतर एक गूढ़ ग्राम छिपा हुआ माना जाता था, दुनिया के मानचित्र से अलग, जैसे इस गांव की कोई और ही दुनिया है। इस गांव का नाम भी कोई आसानी से नहीं लेता, और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कोई यंग लड़का या लड़की दिखाई नहीं देते। गांव में रहने वाले लगभग सभी उम्र दराज लोग हैं, क्योंकि कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं को अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए गांव की जरूरत थी। उन्होंने वहां जाकर गांव की तरक्की के लिए कुछ करने का इरादा किया ताकि उन्हें कॉलेज से अच्छा मार्क्स मिल सके। एटॉक सामाजिक विकास परियोजना, उन्होंने इस गांव को चुना, लेकिन चूंकि गांव में कोई भी अंदर जाने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिए नूर, विद्या और विद्या के दादा पहले गांव के मुखिया से बात करने आए। दोपहर 1 बजे जब वह गांव पहुंचा तो नूर कार से उतरा और बूढ़े को देखा। जिस तरह से उसने उसे देखा वह अजीब था। फिर वे तीनों गांवों के मुखिया के पास गए। गांव का मुखिया राजा बन गया। हालांकि यह ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। मेरा शहर वास्तव में कोई शानदार जगह नहीं है। मैंने पहले कई अद्भुत नर्तकियों को देखा है जो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हर धर्म और हर संस्कृति में अनोखी विविधता होती है। ऐसा कुछ भी न करें जो उनके विश्वास को ठेस पहुंचाए। फिर प्रभु ने उन्हें 1 बजे पुराने बाथरूम दिखाए जहां वे स्नान करते हैं। कुछ दिनों बाद नूर की टीम के अन्य सदस्य अर्थात नूर, गरोया, आयु, भीमा, एंटोन और वाहू, उनमें से कुछ लोग बाइक लेकर उन्हें लेने आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस छोटे रास्ते पर बड़े वाहन बिल्कुल नहीं आ सकते। जब वे जंगल के बीच से निकलते हैं तो अपनी साइकिल लेकर पुल पार करते हुए जंगल के बीच से गुजरते हैं। रात 1 बजे जब विद्या नाम की एक लड़की ने एक गीत की आवाज सुनी तो गांव के मुखिया ने एक खूबसूरत महिला को एक पेड़ की शाखा पर अजीब तरह से खड़ा देखा और उन्हें पूरा गांव दिखाया। आपके शहर के आसपास कोई अन्य शहर नहीं है। जब मैं पहुंचा तो मैंने 1 बजे घंटी की आवाज सुनी। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो आप उसकी आवाज सुनते हैं। चेलों के रहने की जगह पर भगवान ने दूसरी जगह तय कर दी। धीरे धीरे रात होने लगी और नूर, आयु और विद्या तीनों उस अजीब संगीत पर चर्चा कर रहे थे। क्या नूर ने वह आवाज सुनी थी? तभी सुंदर नामक वह महिला आती है और कहती है, जो कुछ भी तुम लोग कह रहे हो या चर्चा कर रहे हो, मैं सब सुन सकती हूँ। क्योंकि ये घर बांस से बने हैं, इसलिए जो भी तुम लोग बात करोगे उसे सोच समझ कर करना। फिर वह आयु की तरफ देखकर कहती है, ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। ये कहते हुए वह गांव से चली जाती है और सभी सोने चले जाते हैं। विद्या को थोड़ा अजीब लगता है। जब वह उठकर बैठती है तो देखती है कि उसके साथ एक छाया भी उठकर बैठी है। विद्या डर जाती है, लेकिन वह छाया वहां से हिलती नहीं। कुछ समय बाद एक और डरावना दृश्य सामने आता है। एक हाथ नूर के सिर पर हाथ फेर रहा है और वह हाथ किसी बूढ़ी औरत का था। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कोरोना, ये किसी इंसान के हाथ की बात नहीं हो सकती है। अगले दिन सुबह प्रभु उन्हें उस पुल तक लेकर जाते हैं और नूर को अचानक ऐसा एहसास होता है जैसे उसके गर्दन पर किसी ने भारी हाथ रखा हो। उसने प्रसाद को पत्थरों पर रखा हुआ भी देखा। प्रभु से पूछते हैं यह क्या है। प्रभु कहते हैं कि इस गांव के लोग जंगल के आदि पुरुषों की पूजा करते हैं जिसे वायु कहते हैं। यह तो शैतान के साथ संबंध रखने जैसा है। प्रभु उस पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने ही शैतान खड़ा है। पर अगले पल प्रभु हंस पड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, डरने की बात नहीं है। वे दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं कि कुछ कब्रें काले कपड़े से ढकी हुई हैं। इन कब्रों को काले कपड़े से ढकने का कारण पूछते हैं तो प्रभु उत्तर देते हैं कि ये कब्रें खास हैं, इसलिए इन्हें ऐसे रखा गया है।
और यह सब बातें सुनते सुनते नूर अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। बीमा उसे घर ले जाती है आराम करने के लिए और बाकी लोग प्रभु के साथ गांव में जाते हैं। जंगल की ओर जाते हैं और वहां एक और जंगल देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि हमारे गांव से कोई इस जंगल की ओर नहीं जाना चाहता, यहाँ जाना मना है। इस जगह का नाम टापाकटिलास है और यही वह जगह थी जहाँ नॉर्थ के लोग नाच दिखाते थे। रात होती है, नूर जंगल के अंदर जाती है और मशाल लेकर खड़ी रहती है। तभी वह काले और विशाल जानवर को देखती है। वह जानवर नूर को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय नूर की नींद टूट जाती है। असल में नूर का यह सपना होता है। नूर जाग जाती है और फिर सभी वहाँ एक मीटिंग में बैठते हैं। आयु कहती है कि हमें 2-2 करके 3-3 ग्रुप में बांटना चाहिए। हम गांव का भ्रमण करेंगे और गांव में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं देखेंगे। वे सारी बातें हम एक लिस्ट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ बता देती हूँ कि आयु विमा को पसंद करता था। अगले दिन सुबह नूर और इतिहास स्नान करने के लिए उस स्नानागार के पास जाते हैं। वहाँ एक घर होता है और जाते जाते वे आपस में बातचीत करते हैं। गांव में आने के बाद, एक बच्चा घर पर क्यों नहीं है? वैसे भी ये उनके लिए अजीब है। जब वह लगभग 1 बजे उठी तो उसने एक चीज सुनी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करे। नोट ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। विद्या चिल्लाती रही लेकिन स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के साथ रोते हुए आया। एड़ी सवा का मंत्र पढ़ता रहा और एड़ी सवा का पत्थर सीजन 2 में फेंका गया जहां जानवर गायब हो जाते हैं। वो कुछ समय बाद वह बिना नहाए ही चला गया। हालांकि कोई भी उसे सही तरीके से नहीं बता सका कि वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि उसने स्कूल में भी वह आवाज सुनी थी। मैं बाहर संगीत सुन सकता हूँ। वीडियो में एक सुंदर महिला पानी के पास खड़ी होकर नहाते हुए नजर आ रही है। उसने रात के करीब 1 बजे नदी को देखा। जब उसने उत्तर दिशा की ओर दृष्टि डाली तो उसकी सूरत देखी। रात में मैं उसे बैठकर भोजन ग्रहण करते हुए देखा। मैंने नोरा को भी देखा है और नूह ने इस विषय को ईश्वर के साथ साझा किया। एक सनाव और प्रभु उसे अम्बा नाम के एक आदमी के पास ले गया। ये असामान्य बातें उन खूबसूरत लड़कियों पर चर्चा करती हैं जिन्हें वे देखते हैं। किसी को गाते हुए सुना, अजीब काले जानवरों को देखा। अम्बा ने नूर को कॉफी पीने के लिए 11 बजे देखा। उसे लगा कि कॉफी मीठी है और अम्बा और भगवान को सोचने में डूब गया। ये साधारण कॉफी नहीं है। जब आप किसी काले जानवर की ओर देखते हैं तो आप एक ऐसा काला जानवर देखेंगे जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे परेशान कर रहा था। ये सारी बातें सुनते सुनते नूर बीमार हो जाता है और नूरी के पीछे वही बूढ़ी औरत दिखती है जो उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन वह नूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दृश्य बदलता है और नूर देखता है कि विद्या एक बड़ा सांप अपनी गर्दन पर लपेटकर खेल रही है। हाँ, ऐसा ही खेल करने की सोच थी। और उधर विद्या देखती है कि नूर उसके सामने अजीब तरीके से नाच रहा है। विद्या बार बार रोकने की कोशिश करती है लेकिन दोनों एक दूसरे को गलत नजरिए से देख रहे थे। मतलब विद्या देख रही थी कि नूर नाच रहा है लेकिन नूर नाच नहीं रहा था, और नूर देख रहा था कि विद्या ने सांप लपेटा हुआ है लेकिन विद्या की गर्दन पर कोई सांप नहीं था। थोड़ी देर बाद ऐसा देखा जाता है। वाय और विद्या को रोकने की कोशिश करते हुए वायु का जज्बा देखकर नूर और आयु दौड़ कर आते हैं। नूर और आयु विद्या की स्थिति देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और बाद में वह सुंदर नाम की महिला दूसरी को घर ले जाती है। सुबह होते ही सुंदर उस ताबक टीला जगह पर पूजा कराती है विद्या। हवा हमेशा एम्बा के पास पहुंचती है। फिर एम्बा उन सभी को वही कॉफी परोसती है। आयु और वायु को वह कॉफी थोड़ी कड़वी लगती है मगर विद्या को वह अत्यधिक मीठी महसूस होती है। विद्या बिना रुके पूरी कॉफी खत्म कर लेती है और एम्बा विद्या से कहती है कि वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हालांकि एम्बा यहाँ पर वे किसके बारे में बात कर रही हैं ये नहीं बताती। वहाँ से निकलते वक्त विद्या प्रभु से पूछती है कि सिर्फ मुझे ही वह कॉफी मीठी क्यों लगी। प्रभु जवाब देते हैं कि कॉफी में जो पानी मिलाया गया था वह कोई सामान्य पानी नहीं है। हमारे गांव की अशुभ शक्तियों का पसंदीदा भोजन वही पानी है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद नूर को एंटोन के साथ देखा जाता है। एंटोन नूर से कहता है, मैंने बीमा को कई दिनों से असामान्य व्यवहार करते देखा है। रात को वह शायद किसी लड़की के साथ था। मैंने उसके कमरे से रात 1 बजे किसी लड़की की आवाज सुनी।
और यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यदि कोई पुरुष और महिला शारीरिक संबंध बनाए तो जो आवाज होती है वही आवाज मैंने सुनी। मैंने कोई एक लड़की नूर के बारे में बीमा जैसा नहीं सोचा। एंथनी उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। एंथोन नूर को बीमा के कमरे में ले जाता है और वहां पहुंचकर वे देखते हैं बीमा के कमरे में प्रसाद की एक थाली और उसके नीचे एक कौनी लड़की की तस्वीर। नूर और एंथोन उस छोटी अलमारी को खोलते हैं और उसमें एक हरे रंग का एक खाली सांप देखते हैं। नूर और एंथन से हिसाब देखकर हैरान हो जाते हैं और डर के कारण चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं ताकि सांप उनके अस्तित्व की आवाज ना सुन सके और वहां से चला जाए। वे समझ नहीं पाते कि बीमा के कमरे में यह चीजें कैसे आईं। दृश्य बदलता है। प्रभु एक तरफ के कमरे लड़कों को और दूसरी तरफ के कमरे लड़कियों के रहने के लिए देते हैं। रात के समय विद्या अपना काम करती रहती है और बीमा के कमरे से किसी एक और लड़की की आवाज सुनकर आगे बढ़ती है। बीमा के कमरे के सामने खड़ी विद्या बीमा का दरवाजा खोलने ही वाली होती है। तभी नूर और आयुष विद्या को वहां से लेकर चले जाते हैं। विद्या रात में किसी तरह बहुत डर के साथ सो जाती है, लेकिन अगले दिन जब इति चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, वह नूर को चाय बनाते हुए देखकर डर से कांप जाती है, क्योंकि जब विद्या किचन की तरफ आ रही थी तब नूर नमाज पढ़ रहा था। तब नूर कैसे किचन में आ सकता है? विद्या दौड़कर देखती है तो नूर अपनी नमाज की जगह पर नहीं है। वह और ज्यादा डर जाती है। तो फिर विद्या ने किसे नमाज पढ़ते देखा था? डर के कारण विद्या चिल्ला उठती है। नूर और आयुष विद्या को संभाल लेते हैं। उनकी आवाज सुनकर एंथोन और यू वहां पहुंचते हैं। आयुष विद्या को पानी देता है और विद्या उसे पी जाती है। विद्या पानी पीने के बाद महसूस करती है कि उसके गले में कुछ बुपास सीता फंसा हुआ है। अपने हाथ से वह अपने मुंह से काले लंबे बाल निकालती है। सब हैरान रह जाते हैं। नूर डर के कारण रो पड़ती है। एंथोन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। उधर बीमा को ईंट या मशाल लेकर उस पकटिलास नामक जंगल की तरफ जाते हुए देखा जाता है। दृश्य बदलता है। सुबह होती है। नूर बीमा और आइक को 1 बजे कुछ बात पर झगड़ते हुए देखती है। बीमा आइक से कहती है कि मैंने तुम्हें अपने हाथ का कंगन विद्या को देने को कहा था, तुमने उसे क्यों नहीं दिया? आयुक कहता है कि वह कंगन खो गया है। इस पर बीमा बेहद गुस्सा हो जाती है और आयुक को डांटती है। नूर दूर से यह सब छिपकर देखती रहती है। विद्या डर के मारे कमजोर महसूस करती है। वह समझ नहीं पा रही कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके कमरे में झांकता है। विद्या डर के मारे चिल्लाती हुई भाग जाती है और गांव वालों को बुला लाती है। वह कहती है कि उसने एक बड़ा काला सांप देखा था। ग्रामीण उस सांप को ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन उसे नहीं पाते। प्रभु उन्हें सलाह देता है कि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने से पहले वे वहां से चले जाएं। लेकिन आयुक कहता है कि अगर हम प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर चले गए तो हमें कॉलेज में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। वह सुझाव देता है कि कुछ ही दिनों में काम खत्म कर वे वहां से चले जाएंगे। नूर और एंटन काम के दौरान बीमा से जुड़े विषयों पर बातें करते हैं। एंटन बताता है कि बीमा अक्सर जंगल जाया करती है, लेकिन वहां जाकर वह क्या करती है यह किसी को नहीं बताता। नूर यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। रात को क्यूरियोसिटी के चलते वह बीमा की गतिविधियों का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि कई पुरानी चीजें रखी हुई हैं। हालांकि वे चीजें पुरानी नजर आती हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब भी उनका उपयोग हो रहा है। बीमा को टापाखटिलास स्नान गृह के एक पूल के मध्य नग्न अवस्था में बैठे हुए स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। आयुक भी अपने कपड़े उतारकर सहजता से उसके पास नग्न अवस्था में आता है और वे दोनों वहां कुछ ऐसा करते हैं जो नूर को अब तक समझ नहीं आया था। बीमा उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी वह आइक के साथ है और उनके शारीरिक संबंध का छिपा हुआ रहस्य क्या है यह थोड़ा बाद में पता चलेगा। नूर उन्हें देख लेती है और कहती है कि तुमने इस जगह को अपवित्र कर दिया, ये ऐसा होती है। और बीमार नूर से इस तरह की चीज की उम्मीद नहीं थी। दोपहर में विद्या और वायु गांव से दूर बाजार गए। कुछ सामान खरीदने के लिए वहां दुकानदार उन्हें देखकर हैरान हो गया। वह कहने लगा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुम लोग कहाँ से आए हो? वायु ने कहा, हम यहाँ के नहीं हैं बल्कि काम के लिए आए हैं। वायु के मुंह से गांव का नाम सुनकर दुकानदार सहम गया। उसने सुझाव दिया कि अगर अब उस गांव लौटना है तो जंगल पार करना पड़ेगा और अभी थोड़ी ही देर में शाम ढलेगी। शाम के समय उस जंगल से गांव लौटना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर चाहो तो आप लोग यहीं ठहर सकते हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह बात कह रहा हूँ। अगर जाना ही है तो एक बात ध्यान में रखना, पीछे से कोई आवाज आए या जंगल में कुछ भी असामान्य दिखे तो किसी भी तरह मत रुकना। अगर ठहरे तो खतरा मोल ले सकते हो। वे दोनों थोड़े सहम गए और जल्दी से निकल पड़े।
सूरज छिप गया और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। वे दोनों अपनी बाइक से जंगल की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे रात गहराने लगी उनकी बाइक भी खराब हो गई। विद्या घबरा उठी क्योंकि दुकानदार ने चेतावनी दी थी कि किसी भी जगह रुकना नहीं है, इसलिए वे पैदल चलने लगे। अचानक वे देखते हैं कि उनके सामने एक बूढ़ा आदमी मशाल लिए खड़ा है। विद्या उसे देखकर अचंभित हो गई। वायु बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर नजर डालता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उसके पैर बिल्कुल सामान्य और सीधे हैं। अजीब बात यह थी कि वह आदमी धीमे धीमे और ठंडे स्वर में उनसे बात करता है। क्या तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई है? क्या मदद चाहिए? वायु ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बूढ़े व्यक्ति ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, उनकी सहायता करो। वायु और विद्या ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सच में दो लोग मशाल लेकर उनके पीछे खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अब तक यह महसूस नहीं किया कि वहां दो लोग और मौजूद हैं। अब तक सिर्फ वह बूढ़ा आदमी दिखा था। उनमें से एक ने वायु से बाइक ली और उसे ठीक करने के लिए ले गया। बूढ़ा आदमी फिर से ठंडी आवाज में कहता है, इस जंगल के पास हमारा एक छोटा गांव है, वहां एक उत्सव चल रहा है, तुम चाहो तो उसमें शामिल हो सकते हो। विद्या जाना नहीं चाहती, लेकिन वायु उसे खींचकर वहां ले जाता है। वहां जाकर वो बहुत सारे लोगों की भीड़, संगीत, नाच गाना आदि देखते हैं। टेबल पर ढेर सारे स्वादिष्ट खाने रखे थे और यह लोभी वायु अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाता और खाना ऐसे खाने लगता है जैसे उसने कभी खाना ना खाया हो। लेकिन विद्या असहज महसूस करने लगती है। यह संगीत उसे पहले भी सुनाई दिया था। उसने भगवान से पूछा था कि आसपास कोई गांव है क्या, लेकिन भगवान ने कहा था कि उनके गांव के अलावा आसपास और कोई गांव नहीं है। तो फिर ये गांव कहां से आया? और तभी वह एक बेहद खूबसूरत महिला को नाचते हुए देखती है। सौंदर्य वह है जिसे देखकर लोग वाह करते हैं और उस सुंदरी नर्तकी की ओर नजरें टिकाए रहते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग मोहित हो गए हैं। विद्या उस महिला को देखकर चौंक गई क्योंकि उसने उस लड़की को उस दिन स्नान गृह में स्नान करते हुए देखा था। विद्या ने देखा कि वह महिला भी उसे अजीब तरीके से देख रही थी। विद्या बार बार वायु से कहती रही कि चलो यहाँ से। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बोलता है कि तुम्हारी मोटर बाइक ठीक हो गई है। वायु वहाँ से निकलते समय अपने दोस्तों के लिए कुछ खाना पैक करता है और देखा जाता है कि जब वे वहाँ से जा रहे थे, वह महिला और वहाँ के बाकी लोग नाच गाने को छोड़कर किसी अजीब वजह से उनकी ओर ही नजर गड़ाकर देख रहे थे। वहीं बिमा और आयु नूर के सामने बैठकर आंसू बहा रहे थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जैसी जगह पर उस पानी में पाप किया जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला था। कुछ समय बाद विद्या और वायु भी आ गए। वहां वायु उन्हें उस कार्यक्रम के बारे में बताने लगे। कार्यक्रम के बारे में सुनकर सभी हैरान हो गए। वायु जो उनके लिए खाना लाया था, जब उसे खोलने लगे तो उसमें से अजीब सी दुर्गंध आने लगी। वह स्वादिष्ट खाने की जगह अजीब सा खाना निकला। कटे हुए बंदर का सिर देखकर सब घबरा गए। अच्छे अच्छे खाने कटे हुए मरे हुए बंदर के सिर में कैसे बदल सकते हैं? कुछ देर रात को जब सब सो रहे थे, नूर घर में बैठकर किसी का एजर बैग चेक कर रहा था। तभी वहां वह विद्या दिखाई दी। अजीब तरीके से नाचते नाचते वह नूर के पास आती है। नूर उसे ऐसे नाचते देखकर हैरान रह गया और उसका गला सूख गया। विद्या की आवाज बदल गई थी। एक सली अंधी। गले में उसने नूर से कहा, चिंता मत कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बाकी सबकी हालत बेहद खराब हो जाएगी। अगर तू उनकी मदद के लिए जाएगा तो तेरी स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। तू इन सब से दूरी बना। विद्या जो कह रही थी वह सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई अशुभ आत्मा का प्रभाव हो गया हो और वह नूर से बातें कर रही थी। विद्या अचानक वहां से पीछे हटती है और नूर की ओर देखकर सम्मान दिखाती है। नूर चौंक जाता है। जो अभी उसे धमका रही थी वह अब उसकी ओर देखकर इतना सम्मान क्यों दिखा रही है? दिखता है कि नूर के पीछे वह बुढ़िया खड़ी है। विद्या के भीतर जो प्रेतात्मा थी वह नूर को नहीं बल्कि उस बुढ़िया को सम्मान दे रही थी। सुबह होती है। नूर बिमा के कमरे में आता है और कहता है कि नमाज का समय हो गया है। उसमें दोनों को अपने कमरे में नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है। बिमा नमाज में बैठकर अल्लाह से अपने किए गए पापों की माफी मांगने लगती है। नमाज के बाद वह नूर के पास आती है और रोते रोते अपनी गलती की वजहें बताने लगती है। बिमा कहती है, इस गांव में आने के बाद मैंने एक सपना देखा। वो सपने जो मेरे लिए सच महसूस हो रहे थे। मैं देखता रात के 1 बजे जंगल में विद्या जमीन पर गिरी हुई है और कई मोटे सांप उसे लपेटे हुए हैं। उसके सामने एक औरत खड़ी है।
क्या ये वही औरत थी जिसे विद्या के सामने 1212 आते देखा गया था? खैर, भीमा ने उस औरत का नाम पूछा। औरत ने अपना नाम बताया और यही वो सुंदर नर्तकी थी। वह भीमा से कहती है कि अगर विद्या की जान बचानी है तो तुम्हें उस टापाकटी लासे में जाकर स्नान करना होगा। वहां तुम्हें 100 सोने की कंगन मिलेगी। उसे लेकर तुम्हें अपने एली दोस्त के जरिए विद्या को देना होगा। आई थॉरी यही इकलौता रास्ता है विद्या को बचाने का, और हर रात तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तुम्हें मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा और बदले में तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। भीमा विद्या को बचाने के लिए अगले दिन सुबह पाक तिलाश से सोने का कंगन लेकर आता है और आयुष को वह सोने का कंगन देता है ताकि आयुष जाकर वह कंगन विद्या को दे सके। ये सारी बातें सुनकर नूर भीमा पर बहुत गुस्सा हो जाती है। नूर कहती है, तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने एक जिन्न के साथ डील की है। इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। कुछ देर बाद वे अपने काम की जगह की ओर बढ़ते हैं। वहां कुछ गांव के लोग उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नूर और भीमा वहां पहुंचते हैं, लोग कुछ अजीब व्यवहार करने लगते हैं। धीरे धीरे वे नूर और भीमा के नजदीक आने लगते हैं। उन लोगों के व्यवहार को देखकर सभी डर जाते हैं। नूर बेहोश हो जाती है। भीमा उसे उठाकर घर ले जाता है। वे सारी बातें गुरु को बताते हैं। तब तक आयुष आकर कहता है कि विद्या और नूर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन विद्या अपने कमरे में ही मिलती है। वह किसी एत से भयंकर हंसी की आवाज सुनकर धीरे धीरे बढ़ती है। विद्या देखती है कि नूर एक जगह पर बैठी हुई हंस रही है। वह नूर से कुछ एत से कहने ही वाली होती है, तभी नूर उसे जकड़ लेती है। दिखता है कि वो बूढ़ी औरत नूर पर चढ़ गई है। वो विद्या को कहती है, तू डर क्यों रही है? तूने या खड़ी रह। उसने तो इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। मैं तुझ पर कुछ नहीं होने दूंगी, चिंता मत कर। लेकिन तेरे वे दो दोस्त जो गए थे बाघटी लासे और शारीरिक संबंध बनाए, उन्होंने पाप किया है। पूरा गांव मिलकर भी अब उन्हें नहीं बचा सकता। यह कहकर नूर बेहोश हो जाती है। इतना तो समझ आ रहा है कि वह बूढ़ी औरत कोई नेक जिन्न या आत्मा नहीं हो सकती। शायद वह उसी नर्तकी की कोई अन्य रूप या छवि थी। कुछ समय बाद नूर का होश लौट आया और विद्या और नूर दोनों रोने लगे। वे इस गांव केवल प्रोजेक्ट के काम के लिए आई थीं और कुछ ऐसा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी। विद्या नूर को सांत्वना देकर काम पर चली गई। उन्होंने तय किया कि काम जल्द से जल्द खत्म कर इस श्रापित गांव से निकलना होगा। विद्या के जाने के बाद नूर को विद्या का बैग दिखता है। उसने पहले सभी के बैग चेक किए थे, पर उस सोने की चूड़ी को कहीं नहीं पाया। चौंकाने वाली बात यह होती है कि नूर वही चूड़ी विद्या के बैग में पाती है। इसके बाद नूर आयु के पास जाती है। नूर आयु से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, सच बताओ, क्योंकि शायद हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुमने कहा था तुमने वह सोने की चूड़ी खो दी थी, तो यह विद्या के बैग में कैसे आई? नूर के दबाव डालने पर आयु बताता है कि उस सुंदर चूड़ी को देखकर वह लोभ रोक नहीं पाया। यह सोचकर वह चूड़ी अपने पास रख लेता है। लेकिन एक दिन उसके घर पर एक सुंदर औरत दिखाई देती है। वह आयु से कहती है कि तुमने अभी तक वह चूड़ी विद्या को क्यों नहीं दी? यदि तुम उसे विद्या को दोगे, बदले में मैं तुम्हें बीमा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का मौका दूंगी। वह औरत उसे एक चादर देती है और कहती है, इस चादर को पहनकर जब तुम बीमा के सामने जाओगे, बीमा तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाएगी। चूंकि आयु बीमा को पसंद करता था, वह औरत के कहे अनुसार चूड़ी विद्या के बैग में रख देता है। लेकिन इसी वजह से भले ही बीमा आयु के साथ ऐसे संबंध नहीं चाहती थी, उसे यह काम करना पड़ता है। नूर जब आयु की बात सुनती है तो वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। नूर सबको जाकर बताती है कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वह कहती है, हम यहाँ पढ़ाई में नंबर न भी पाए तो भी कल ही इस गांव से चले जाएंगे। आज की रात इस श्रापित गांव में उनकी आखिरी रात होती है। यह निर्णय लेकर वे अपने कमरे चले जाते हैं। उसी रात विद्या की नींद टूट जाती है। वह देखती है कि बीमा कहीं जा रही है और उसके पीछे पीछे विद्या चल पड़ती है। वह पगटी दास नामक स्थान पहुंचती है। वहां विद्या पेड़ों, गाड़ियों की झलक देखती है। जो उसने वहां देखा उससे उसका पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया। उसने देखा वही सुंदर नर्तकी बदल चुकी थी। उसका आधा शरीर सांप में बदल गया था, चेहरा इंसानों की तरह, लेकिन बाकी शरीर सांप की तरह था। और इस अवस्था में वह बीमा के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उस छोटे से तालाब के पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप घूम रहे थे। विद्या ने देखा कि बीमा की आंखों में आंसू थे।
बीमा सब कुछ समझ रही थी लेकिन कुछ कर पाने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसने बदरावही जिनसे एक समझौता किया था। वहीं बदरावही भी वहां बैठी सब देख रही थी। जब विद्या भागने की कोशिश करती है तो उसके सामने जंगल आ जाता है और वही बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। कुछ और लोग उसे पकड़कर वहां ले जाते हैं। विद्या डर के मारे कांप रही होती है। तभी बदरावही वहां आती है। बदरावही कहती है कि यहाँ रह जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो यहाँ के लोग तुम्हें रोक देंगे। क्योंकि उस ओर नूर ने विद्या को अपने सपने में देखा और चौंक कर उठ गया, लेकिन नूर के पास विद्या नहीं थी। यानी नूर का सपना सच निकला। जब नूर ने आयु को बुलाया तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर थीं, होंठ टेढ़े थे और उसका पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया था। नूर डरकर चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर एंटन और वायु वहां दौड़कर आते हैं। इस बीच आयु को भद्रावी के पास देखा जाता है। आयु उसी तरह भद्री के जैसा नाच रहा था और वो लोग विद्या को चारों ओर से घेर कर रखे हुए थे। वे अजीब ढंग से नाच रहे थे और उन्होंने विद्या को बंद कर दिया था। इस बीच एंटनी और वायु प्रभु और पूरे गांव वालों को बुला लाते हैं। नूर प्रभु को सारी बातें बताता है। उसमें आयु और भीमा की स्थिति के बारे में भी बताता है। इन बातों को सुनकर प्रभु टूट जाता है और रोते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर बैठे? आयु और भीमा का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन विद्या को वहां से लाना होगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर खोजने निकलते हैं। प्रभु बाबा को बुलाकर मोबाइल की बातें बताता है और कहता है कि उन दोनों को अब बचाया नहीं जा सकता। इस दौरान गांव वाले भीमा के निर्जीव शरीर को निकालते हैं और भीमा की भी वही हालत देखी जाती है जो आयु की थी। पूरा शरीर अजीब सा हो गया था। बाबा एक कमरे के अंदर जाता है और उसके बाद वहां से कोई चीज बाहर निकलती है। वह एक काले जानवर जैसा कुछ होता है। वह जानवर जंगल की ओर भागता है। जानवर को देखकर सभी लोग थक जाते हैं और नाचना बंद कर देते हैं। फिर वे विद्या को वहां से जाने का रास्ता देते हैं। विद्या उस जानवर का पीछा करते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन जाते वक्त वह एक बार आयु की ओर देखती है। आयु भयभीत है और उसके चेहरे पर डर और आंसू हैं। आयु वापस जाना चाहता है, लेकिन अब वह भद्रवी के पास बंधा हुआ है, इसलिए वह यहाँ से जाना संभव नहीं है। विद्या जब अपने घर पहुँचती है तो सुबह हो चुकी होती है। वह भीमा और आयु की स्थिति को देखकर जोर से रोने लगती है। नूर उसे गले लगाता है। महाशय उसे फिर से कॉफी पीने के लिए देते हैं, लेकिन इस बार कॉफी विद्या के लिए राहत की तरह लगता है। इससे समझा जाता है कि अब विद्या स्वस्थ और सामान्य हो गई है, लेकिन उनके दोनों दोस्त आयु और भीमा कभी वापस नहीं लौटेंगे। बाबा कहते हैं कि आयु अब नापा टिलास की नई नृत्यक बनी है, मतलब दाबा खुलास के पिशाचिन और जिन इसी तरह नए नए लड़के और लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें नर्तकी बना देते हैं। इसी वजह से इस गांव में कोई युवा लड़का या लड़की नहीं है। जो थे वे सब उन जिनों के साथ ही चले गए। इसके बाद नूर, विद्या, एंटन और वायु सब एक साथ वहां से चले जाते हैं। जब वह जाने लगे तो प्रभु ने बताया कि वास्तव में हमारे गांव के अतीत की स्थिति कभी भी सुखद नहीं रही। कई वर्षों तक पूर्वजों ने इन जिन्नों को रोकने के लिए कई मासूम बच्चों की अनगिनत बलियां दी हैं। वही कब्रिस्तान सिर्फ बच्चों की कब्रों से भरा हुआ है और उन कब्रों को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया था, लेकिन मैं तुम सभी को नहीं बचा पाया। आयु और बीमा के लिए दुख प्रकट करते हुए वह अंत में 4 लोग शेखराम से निकल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने नूर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, इसलिए नूरी उन असामान्य शक्तियों को देख सकती थी। लेकिन नूर एक धार्मिक लड़की थी और उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए जिन्न उसे कुछ नहीं कर सके। और वह बूढ़ी औरत जिसे दिखाया गया था वह कोई बुरी ताकत नहीं थी, वह नूर को बुरे जिन्नों से बचा रही थी। इन जिन्नों की कुछ सीमाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उनसे कोई सौदा न करे तो वे उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आयु और बीमा उनके शिकार थे। उनका इलाज जारी रहता है, लेकिन बीमा की 3 दिनों में मृत्यु हो जाती है और आयु 3 महीने तक जीवित रहती है और अपने साल पूरा करके मर जाती है। दरअसल लोग बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन भूत प्रेत, पिशाच, इनके चंगुल से छुटकारा पाना आसान नहीं है। पूरी घटना को नूर और विद्या से एक व्यक्ति रिकॉर्ड करता है और यह रिकॉर्ड किया गया दृश्य ही फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। नूर विद्या ने पूरी घटना का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम और पहचान गुप्त रखी और उन्होंने गांव का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि दुनिया भर के कई रिपोर्टर और वैज्ञानिक आते जाते रहते हैं इन पर शोध करने के लिए। इसलिए वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आकर परेशान करे। यह कहानी इंडोनेशिया की वास्तविक घटना पर आधारित है, लेकिन इंडोनेशिया के किस गांव और नूरायु इनकी असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता। भूत प्रेत और पिशाच तभी तक होते हैं जब तक आप उन पर विश्वास करते हैं।
जब आपके मन में उनके प्रति विश्वास नहीं है तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि आयु कई दिनों बाद रिहायशी गांव में जाती है और देखा जाता है कि जैसे ही वह उस गांव में पहुंचती है, वह बूढ़ी औरत जो उसे बचा रही थी अब भी नूर के पीछे है। यानी अब भी नूर को किसी खतरनाक चीज से नुकसान नहीं पहुंचने देगी। फिल्म यहीं समाप्त होती है और ये फिल्म सिखा जाती है कि जहां तहां झाड़ियों और उंगलियों के बीच व्यायाम नहीं करना चाहिए, भूत प्रेत पीछा कर लेते हैं।